डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। स्व सहायता समूहों की प्रदर्शनी में दिखा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का अनोखा अंदाज। मुख्यमंत्री साय ने चाक पर गड़ा दिया। सीएम ने पारंपरिक शिल्पकारों के प्रति सम्मान का दिया संदेश। झारखंड विधानसभा सत्र का आज बजट सत्र आज से शुरू। सत्र पर सर्वदलीय बैठक में सीएम और नेता प्रतिपक्ष हुए शामिल। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोलने की बनी रणनीति। झारखंड के देवघर में नगर निकाय चुनाव प्रचार में पहुंचे गोड्डा के सांसद और भाजपा के कद्दावर नेता निशिकांत दुबे। भाजपा समर्थित प्रत्याशियों की जीत का किया दावा। राहुल गांधी को देश के लिए बताया खतरनाक। यूपी विधानसभा में मायावती का एकला चलो का नारा। मायावती ने गठबंधन अटकलों को बताया गलत। मायावती ने किया साफ, बीएसपी अगला विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। 2007 की तरह पूर्ण बहुमत का लक्ष्य। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की छत्तीसगढ़ की खबरों से। सरगुजा विकास प्राधिकरण की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का एक अलग ही आत्मीय रूप देखने को मिला। बैकुंठपुर में आयोजित प्रदर्शनी में उन्होंने कुम्हार के चाक पर स्वयं दिया और कलश गढ़कर पारंपरिक शिल्पकारों के प्रति सम्मान का संदेश दिया। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरगुजा विकास प्राधिकरण की बैठक में शामिल होने बैकुंठपुर पहुंचे थे। जिला पंचायत परिसर में लगी स्व सहायता समूहों की प्रदर्शनी में उन्होंने सोनहत के शिल्पकार देवी दयाल प्रजापति के स्टॉल का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रिक चाक पर स्वयं मिट्टी से दिया और कलश बनाकर पारंपरिक कला के प्रति सम्मान व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने शिल्पकार से संवाद कर उन्हें स्वरोजगार योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में मंत्रीगण, जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से राजधानी रायपुर में निरंजन पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी कैलाशनंद गिरी जी महाराज ने सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री साय ने निरंजन पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी कैलाशनंद गिरी जी महाराज के साथ विभिन्न आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल सहित अन्य प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री और धर्मगुरु खुशवंत साहिब के द्वारा मनखे एक समान की भावना को लेकर पदयात्रा की शुरुआत की गई। इस पदयात्रा की शुरुआत में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए और उन्होंने भी पूजा अर्चना की। ये पदयात्रा 40 से अधिक गांव से गुजरेगी और 145 किलोमीटर से अधिक की यात्रा तय करेगी। यात्रा की शुरुआत रायपुर से हुई है, जो 5 दिनों तक चलेगी और सतनाम समाज के प्रवर्तक गुरु वासीदास बाबा के जन्मभूमि और तपोभूमि गिरौदपुरी में समाप्त होगी। यात्रा को लेकर हमारे संवाददाता प्रमोद मिश्रा ने कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहिब से बात की है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा शामिल हुए। लीडर्स प्लानरी सत्र में उन्होंने शासन प्रशासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभावी उपयोग पर विशेष रुचि दिखाई। समिट में 20 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों, 60 मंत्रियों और 500 से अधिक वैश्विक एआई नेताओं की भागीदारी रही। समिट में उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने एआई के माध्यम से पारदर्शिता, त्वरित सेवा वितरण और डेटा आधारित निर्णय प्रणाली पर जोर दिया। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में एआई के उपयोग को भविष्य की आवश्यकता बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की पहल की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि तकनीक संचालित प्रशासन ही सुशासन का आधार है।
समिट के दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के एआई स्टॉल का अवलोकन किया और संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर स्टीफन प्रिजनर से मुलाकात कर वैश्विक सहयोग पर चर्चा भी की। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में क्षेत्र के सांसदों और रेलवे प्रबंधन के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में लंबित रेल परियोजनाओं, यात्री सुविधाओं और नई ट्रेनों के प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। जनप्रतिनिधियों ने विकास कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया। बैठक में सांसद बृजमोहन अग्रवाल, महेश कश्यप, भोजराय नाग और रूप कुमारी चौधरी सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। सांसदों ने पिछली बैठकों का जिक्र करते हुए कहा कि स्थानीय स्तर पर अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों की बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। बैठक में रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर और रावघाट रेल लाइन सहित विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की गई। रायपुर दुर्ग अमृत स्टेशन परियोजना को दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही सप्ताह में 3 दिन चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस को रोजाना चलाने, रायपुर दिल्ली वंदे भारत ट्रेन शुरू करने और बिलासपुर रायपुर से जगन्नाथपुरी के लिए नई ट्रेन चलाने का प्रस्ताव दिया गया। इसके अलावा ट्रेनों की लेट लतीफी और बार बार रद्द होने की समस्या पर भी चर्चा समाधान की जरूरत बताई गई। प्रदेश भाजपा कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 प्रांतीय कार्यशाला आहूत की गई। कार्यशाला को संबोधित करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के पश्चिम मध्य क्षेत्रीय संयोजक केसी पटेल ने कहा कि भाजपा केवल एक चुनावी मशीन नहीं, बल्कि एक विचारधारा आधारित संगठन है। इस प्रशिक्षण वर्ग का उद्देश्य कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाना और उन्हें सरकार की जनहितकारी योजनाओं का सजग प्रहरी बनाना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं के कौशल विकास और वैचारिक प्रबोधन के लिए इस महाअभियान की रूपरेखा साझा करते हुए कहा कि आगामी 7 मार्च से 14 अप्रैल तक देश के सभी ग्रामीण और शहरी मंडलों में अभ्यास वर्ग आयोजित किए जाएंगे। ये प्रत्येक वर्ग 1 रात और 2 दिन कुल 24 घंटे का होगा। मंडल स्तर के प्रशिक्षण के समापन के बाद 15 अप्रैल से जिला स्तरीय अभ्यास वर्ग शुरू होंगे। इस बार के प्रशिक्षण मॉड्यूल को बेहद आधुनिक और व्यापक बनाया गया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जी के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 उसकी पूरी रचना बनी हुई है। केंद्रीय कार्यालय में 2 बार उसकी पूरे समग्र देश की टीमों का बैठक हुई और अभी 6 जोन में ये पूरी व्यवस्था बनी हुई है। उसमें से पश्चिम मध्य जोन है तो वहाँ 7 राज्य आते हैं, उसमें छत्तीसगढ़, उसकी आज प्रांत की ये बैठक मिली हुई है। अब बात करेंगे झारखंड से जुड़ी खबरों की। झारखंड विधानसभा का 5वां बजट सत्र आज से शुरू हो चुका है, जिसे लेकर कल सत्ता पक्ष ने एक बड़ी रणनीति बनाने के उद्देश्य से एक बैठक भी की। तो वहीं प्रदेश कांग्रेस इस दौरान मनरेगा को लेकर सदन में चर्चा की तैयारी से पहुंची। बता दें कि यह सत्र आज से 19 मार्च तक चलेगा। इसके साथ ही सदन में विपक्ष के सवालों का प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को विशेष रूप से तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। इस क्रम में कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि वो विपक्ष की भूमिका में रहते हुए सरकार के कमियों को उजागर करेगी और जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता देगी। मालूम हो कि विधायक राजेश कच्छप के आवास में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में स्थानीय मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दों को भी मुखरता से उठाने का ऐलान किया गया। हम सबों ने मिलकर के कुछ राज्य के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर चर्चा की है और कुछ बड़े अहम मुद्दे उस पर भी चर्चा की है और इस चर्चा को जारी रखने के लिए अभी जो गठबंधन दल की बैठक होगी वहां भी हम सब रखेंगे। मनरेगा जैसे अहम विषय, जो करोड़ों लोगों के रोजगार को छीनने वाला जो मनरेगा को ड्रॉप किया है भारत सरकार ने, मोदी जी की नेतृत्व की सरकार ने, इसका हम सब विरोध करेंगे विधानसभा के अंदर बाहर। इस पर हम सब चर्चा करेंगे गठबंधन की सहमति से
मजदूरों के विरोध में जो यह कानून सरकार ने लाया है, भारत सरकार ने जो यूनियन को समाप्त करने का प्रयास किया है, जो हक और अधिकार को छीनने का प्रयास किया है, उसके विरोध भी सवाल खड़े होते हैं। हम सब उसके विरोध में भी इन सवालों को भी सदन में रखने का प्रयास करेंगे, सदन के बाहर भी एक संदेश देने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आपत्तिजनक बयान देने के मामले में अब राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत देने के साथ साथ उनके खिलाफ दर्ज सभी 5 प्राथमिकी को निरस्त करने का भी आदेश सुनाया है। मालूम हो कि बाबूलाल मरांडी ने इन प्राथमिकियों को रद्द करने की मांग को लेकर अदालत में याचिका लगाई थी, जिस पर मंगलवार को जस्टिस AK चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई। जानकारी के मुताबिक इस सुनवाई के दौरान बाबूलाल मरांडी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार समेत अधिवक्ताओं ने दलील दी कि प्रार्थी के खिलाफ लगाए गए आरोप न तो मानहानि की श्रेणी में आते हैं और न ही सामाजिक वैमनस्य फैलाने वाले हैं। उधर बचाव पक्ष ने ये कहा कि राजनीतिक विद्वेष के कारण राज्य के विभिन्न स्थानों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी और बयान किसी आपराधिक मानसिकता से प्रेरित नहीं था। इसके अलावा अदालत में इस मामले पर कहा गया है कि एक YouTube चैनल को दिए गए साक्षात्कार में बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए कई उदाहरणों का उल्लेख किया था और हेमंत सोरेन परिवार का नाम लिख लिया था। इस क्रम में याचिकाकर्ता ने यह दावा किया है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया और उसी आधार पर FIR दर्ज की गई थी। इसके तहत अदालत ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का X पर किए गए एक पोस्ट पर जवाब देते हुए झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बयान दिया है और कहा है कि बाबूलाल मरांडी का काम ही है ट्वीट करना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल घटना बीते दिन की है, जहां झारखंड के मुख्यमंत्री का पैतृक गांव नेमरा में स्वास्थ्य विभाग का एम्बुलेंस खराब हो जाने पर उसे ठीक करने में देरी होने के कारण एम्बुलेंस में ले जा रही एक महिला मरीज की तड़प कर मौत हो जाती है। और इस घटना को लेकर भाजपा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने X हैंडल से ट्वीट किया है और झारखंड के इस व्यथा का जिक्र करते हुए सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने एम्बुलेंस को धक्का देते हुए भी एक फोटो पोस्ट की है। साथ ही कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री के संवेदनहीनता ने ग्रामीणों को खाट एम्बुलेंस के भरोसे छोड़ दिया है। इस पर जब बोकारो आए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से पूछा गया तो उन्होंने पहले तो ये कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। वहीं बाबूलाल मरांडी के ट्वीट पर कहा, बाबूलाल मरांडी का काम ही है ट्वीट करना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गाड़ी है, काफी वर्ष पुराना हो चुका है, मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, मशीन है, कभी भी खराब हो सकती है, नया टेंडर होगा, उसे दुरुस्त किया जाएगा। हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था काफी अच्छी है। तो बाबूलाल जी का काम ही है ट्वीट करना, उनको मैं बहुत हल्के में लेता हूँ। अब इंसान को हार्ट अटैक आ जा रहा है, मैकेनिकल चीज है, खराब हो सकता है, इस पर ट्वीट करने क्या हो सकता है? व्यवस्था की लापरवाही बताइए। कौन व्यवस्था भाई? एम्बुलेंस है, मशीन है, तेल खत्म हो गया, गाड़ी खराब हो गई, क्या कर लीजिएगा? स्वास्थ्य व्यवस्था तो बहुत क्रिटिकल होता है ना। स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे अच्छा है। 20 साल बाबूलाल जी क्या कर रहे थे? इन दिनों पूरे देश में गोड्डा के सांसद और भाजपा के कदावर नेता निशिकांत दुबे चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में उन्होंने सदन में पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू को लेकर एक बयान दिया था, जिसको बाद में पूरा विपक्ष सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। लेकिन सांसद निशिकांत दुबे पर विपक्षियों की आपत्ति का कोई असर नहीं पड़ रहा है और वो अब सिर्फ सदन में ही नहीं बल्कि सदन के बाहर भी राहुल गांधी को देश के लिए खतरनाक बता रहे हैं। झारखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए मंगलवार की शाम देवघर पहुंचे सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि वो 23 तारीख तक झारखंड में रहेंगे और जहां भी भाजपा समर्थित प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनकी जीत के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। इसी के साथ उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को मीडिया के माध्यम से आश्वासित किया कि जो कार्यकर्ता ईवीएम से चुनाव नहीं होने को लेकर चिंता में है, वो लोग चिंता ना करें, सिर्फ कार्य और मेहनत करते रहें, क्योंकि बैलेट पेपर से भी भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय चुनाव में अपनी जीत की परचम लहराएगी। इसी के साथ उन्होंने राहुल गांधी के सदस्यता रद्द करने के सवाल पर कहा कि वो देश के लिए खतरनाक हैं। उन्होंने पूरे कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो संवैधानिक संस्थाओं को ताक पर रखकर सरकार बनाने पर विश्वास करती है, वैसे लोगों को लोकतंत्र का सिपाही होने का कोई हक नहीं है।
इसलिए उनके पास कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के खिलाफ जो भी सबूत हैं वो संसद में रखने का काम करेंगे। उन्हें उम्मीद है कि सदन के अध्यक्ष उन्हें अपनी बातों को रखने की अनुमति देंगे। जी ने पाकिस्तान बनाया, राहुल गांधी जी इस देश को टुकड़ों में विभक्त करना चाहते हैं, चाहे वो बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के नाम पर, महिला पुरुष के नाम पर, सोरोस का जो एक एजेंडा है, भाषा के नाम पर, रीजन के नाम पर, परिसीमन के नाम पर, इलेक्शन कमीशन के नाम पर, सुप्रीम कोर्ट के नाम पर, सीबीसी के नाम पर, कोई भी चाहे लोकसभा के नाम पर, राज्यसभा के नाम पर, स्पीकर के खिलाफ जाकर, राष्ट्रपति के खिलाफ जाकर, उपराष्ट्रपति के खिलाफ जाकर, धनखड़ जी जब उपराष्ट्रपति थे आप, तो सारी संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ मरोड़ कर किसी तरह से सत्ता हासिल करना चाहते हैं। झारखंड में होने वाले आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर सिर्फ एक हफ्ते का समय रह गया है, जिसे लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशियों की जीत तय करने की कोशिश में पूरी ताकत झोंक रही है। उसी बीच राज्य में अब सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री एन त्रिपाठी ने हाल ही में सरकार बदलने का दावा करते हुए जेएमएम और बीजेपी के एक होने की बात कही थी, जिसे नकारते हुए अब प्रदेश कांग्रेस की तरफ से पार्टी महासचिव राकेश सिन्हा ने हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह से खुलकर बातचीत की है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर अब कुछ ही दिन का समय रह गया है और इसलिए सभी पार्टियां, चूंकि ये दलगत चुनाव नहीं है और इसे लेकर सभी पार्टियां अपनी तरफ से प्रयास करें कि अपने प्रत्याशी को जिता सके। खासकर अगर शहरी क्षेत्र की बात करें, राजधानी की बात करें, तो राजधानी रांची में कांग्रेस, जेएमएम और भाजपा तीनों ही जो मेयर प्रत्याशी को मैदान पर उतार चुके हैं। इसे लेकर सबसे बड़ा सवाल है कि गठबंधन में होकर भी अगर कांग्रेस और जेएमएम इस निकाय चुनाव में साथ खड़ी नहीं है तो आगे का भविष्य क्या होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चुनाव की सरगर्मी के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मंत्री एन त्रिपाठी का एक बड़ा बयान इस वक्त काफी ज्यादा सियासी हलचल मचा चुका है। यह उनका व्यक्तिगत बयान है और पार्टी इन बयानों से थोड़ी सी भी इत्तेफाक नहीं रखती है। पार्टी बिल्कुल गठबंधन के साथ है और हम इस प्रदेश में गठबंधन, एक सशक्त गठबंधन के रूप में हम सरकार चला रहे हैं, तो ऐसे बयानों का कहीं कोई जगह नहीं। देखिए, बयान आना ऐसे समय पे ये कोई ये संजोग ही है, लेकिन क्योंकि ये निकाय का चुनाव है और निकाय चुनाव में गठबंधन हो या कोई जरूरी नहीं, क्योंकि निकाय का चुनाव कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है और हम गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, ये सही है। अब पूरी मजबूती के साथ सरकार चला रहे हैं, विकासशील सरकार हम चला रहे हैं, लेकिन नगर निकाय के चुनाव में कार्यकर्ता भी हैं। एक साथ चलने से भी तो विकास हो सकता था। नहीं, अब वार्डों में गठबंधन बनाना ये स्वाभाविक तौर पे टेढ़ी खीर है, क्योंकि हर वार्ड में अगर हम गठबंधन बनाएंगे तो वो संभव नहीं हो पाएगा, ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये हमें लगता है कि ये टीआरपी का विषय हो सकता है, लेकिन ये हकीकत में ये सही नहीं हो सकता। आपने अपनी राय रखी, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री झारखंड के एन त्रिपाठी ने क्यों ऐसा कहा कि सरकार बदलेगी निकाय चुनाव के बाद। इस तरीके की बातें जो सामने आ रही है, हालांकि कांग्रेस की तरफ से जैसा कि राकेश सिन्हा जी ने बताया है कि ये उनका व्यक्तिगत बयान था, इसका पार्टी के बयानों से कोई लेना देना नहीं है। चलिए, देखना ये होगा कि निकाय चुनाव के बाद वाकई में उनके दावे में कितनी सच्चाई होती है। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति रांची से, नमस्कार। रांची ईडी अधिकारियों पर मारपीट के आरोप में दर्ज प्राथमिकी की जांच की मांग वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट के पूर्वादेश के आलोक में ईडी की ओर से शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल किया गया। वहीं राज्य सरकार की ओर से ईडी के जवाब का अध्ययन करने के लिए समय की मांग की गई, जिसे जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने स्वीकार कर लिया। साथ ही मामले में अगली सुनवाई 23 मार्च को निर्धारित की गई है। ऐसे में सुनवाई के दौरान अदालत ने पहले से पुलिस जांच पर लगाई गई रोक को अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए पूर्व में अदालत ने पुलिस की जांच पर तत्काल रोक लगा दी थी, जिसे कोर्ट ने बरकरार रखा है।
मालूम हो कि पिछली सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से ईडी की याचिका की वैधता पर सवाल उठाते हुए इसे सुनवाई योग्य नहीं बताया था। उधर सरकार की ओर से ये भी कहा गया था कि यह मामला रोस्टर के अनुसार सुनवाई के लिए बेंच में नहीं लगाया गया है, जिस पर ईडी की ओर से याचिका सुनवाई योग्य होने की बात कही गई। वहीं ईडी की ओर से वरीय अधिवक्ता SV राजू, AK दास और सौरभ कुमार ने अपना पक्ष रखा। गौरतलब है कि यह मामला पेयजल घोटाले में आरोपित संतोष कुमार से जुड़ा है, जिनका आरोप है कि 12 जनवरी को ईडी कार्यालय उनसे पूछताछ के दौरान उनके उत्तेजित होने के ही कारण उन्हें चोट लगी थी, जिसके बाद ईडी के अधिकारियों ने उनका इलाज भी कराया। हालांकि संतोष कुमार ने ईडी के अधिकारियों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए एयरपोर्ट थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसकी जांच करने के लिए पुलिस ईडी कार्यालय पहुंच गई थी। बांका जिले के रजौन में नशे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 13.3 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में गुलशन कुमार, आलोक शर्मा और मितेश कुमार शामिल हैं। इंद्रजीत बैठा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर गुलशन कुमार के घर छापेमारी कर ब्राउन शुगर और मोबाइल बरामद किए गए। कार्रवाई के दौरान नशे की हालत में मिले 7 युवकों को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस पूछताछ में इस नशा रैकेट के तार नाथनगर और भागलपुर से जुड़े होने के संकेत मिले हैं। मामले में राज रतन के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ने साफ कहा है कि क्षेत्र में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। बिहार के भागलपुर से खबर है, जहां जोगसर थाना क्षेत्र में ATM कार्ड बदलकर 77,000 रुपए की ठगी करने वाले 2 शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ATM फ्रॉड करने वालों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा था, जिसके तहत पुलिस को ये सफलता मिली। दरअसल 19 अक्टूबर 2025 को बांका जिले के महुआ निवासी अरविंद पासवान ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माणिक सरकार चौक स्थित ATM से कार्ड बदलकर अवैध निकासी की शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में जोगसर थाना में कांड दर्ज कर जांच शुरू की गई और त्वरित उपभेदन के लिए विशेष टीम गठित की गई। टीम ने CCTV फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ाई। जांच के दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों विनय कुमार सिंह और निवास कुमार सिंह को पूर्णिया से गिरफ्तार किया। दोनों बलिया थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आरोपियों के पास से 1 पल्सर मोटरसाइकिल, 2 वॉशिंग मशीन और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी है और लोगों से अपील की है कि ATM का उपयोग करते समय सतर्क रहें तथा अनजान व्यक्तियों की मदद लेने से बचें। अब बात करेंगे महाराष्ट्र से जुड़ी खबर की। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला, जहां वैश्विक कुरियर और लॉजिस्टिक कंपनी फेडेक्स के अत्याधुनिक हब के निर्माण के लिए भूमि पूजन समारोह संपन्न हुआ। ये महत्वाकांक्षी परियोजना अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड के सहयोग से विकसित की जाएगी, जिससे क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को नई मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। विधिवत मंत्रोच्चार और पूजन के साथ भूमि पूजन संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि एयरपोर्ट पर बनने वाला फेडेक्स हब राज्य के लॉजिस्टिक्स और कार्गो सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि इस परियोजना से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। साथ ही यह हब वैश्विक मालवाहतूक श्रृंखला को मजबूत करते हुए नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण पहचान दिलाएगा। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों की। लखनऊ में मीडिया को संबोधित करते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन की चल रही अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि बीएसपी के गठबंधन में चुनाव लड़ने की चर्चाएं पूरी तरह फेक, झूठी और मनगढ़ंत हैं, जिनका मकसद जनता को गुमराह करना है। मायावती ने कहा कि पार्टी पहले ही कई बार साफ कर चुकी है कि वो अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी।
उन्होंने याद दिलाया कि 9 अक्टूबर 2025 को पार्टी संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि पर आयोजित लखनऊ महारैली में भी ये घोषणा सार्वजनिक रूप से की जा चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल और मीडिया का एक वर्ग साजिश के तहत गठबंधन की झूठी खबरें फैलाकर बीएसपी के मिशन 2027 से कार्यकर्ताओं का ध्यान भटकाना चाहता है। मायावती ने कांग्रेस, सपा और भाजपा की नीतियों पर निशाना साधते हुए कहा कि इनकी सोच भीमराव अंबेडकर के विचारों के अनुरूप नहीं है, इसलिए इनसे गठबंधन बीएसपी को नुकसान पहुंचाता है। साथ ही उन्होंने दिल्ली में सुरक्षा कारणों से टाइप 8 बंगला आवंटन को लेकर चल रही चर्चाओं को भी भ्रामक बताया और कहा कि यह आवंटन पूरी तरह सुरक्षा मानकों के अनुसार स्वीकार किया गया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बजट सत्र के 8वें दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि संघ प्रमुख राष्ट्र के श्वेत वस्त्रधारी संत हैं और वे जो भी कहते हैं वो देश हित में होता है। मौर्य ने कहा कि समाज को उनके विचारों से प्रेरणा लेनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि संघ प्रमुख का मार्गदर्शन राष्ट्र निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण है और उनके व्यक्तित्वों को व्यापक राष्ट्र दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश हित सर्वोपरि है और उसी भावना से उनके विचार सामने आते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए मौर्य ने कहा कि सपा अब जनता से दूर हो चुकी है और केवल आरोप लगाने की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि जब आयोग ने उन्हें अपने आरोप सिद्ध करने का अवसर दिया तब भी वे ऐसा नहीं कर सके, जिससे उनकी राजनीति उजागर हो गई है। विधायक मनोज पांडे ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि निश्चित रूप से मुसलमान को संस्कृत और सभ्यता के अनुसार घर वापसी करनी चाहिए और मनोज पांडे ने भी संघ प्रमुख मोहन भागवत द्वारा दिए गए हिंदुओं को 3 बच्चा पैदा करने वाले बयान का समर्थन किया। वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बजट सत्र के 8वें दिन आरएसएस प्रमुख के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि राष्ट्र के श्वेत वस्त्रधारी संत हैं, वो जो कहते हैं वो देश हित में कहते हैं और सभी उनका अनुसरण भी करते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के फिर मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा सपा जनता से दूर हो गई है, उन्हें सिर्फ अपवादवश आरोप लगाना आता है। भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी ने भी आरएसएस प्रमुख के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि हमारी वंशानुगत कमियां बढ़ती जा रही हैं, परिवार छोटे होते जा रहे हैं, बच्चे 3 हो या 2, अपने परिवार को बढ़ाना जरूरी है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि उन जिला निर्वाचन अधिकारियों का निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जाए जो जून और सितंबर 2025 में हुए पिछले प्रशिक्षण में शामिल नहीं हो पाए थे। ये प्रशिक्षण मंगलवार को उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी उपाम लखनऊ में सुबह 10 बजे से आयोजित किया गया। इसमें चित्रकूट, बलरामपुर, बस्ती, हाथरस, श्रावस्ती और कौशाम्बी सहित 6 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी और विभिन्न जिलों के 55 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची के निर्माण, संशोधन और पुनरीक्षण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, त्रुटि रहित और समयबद्ध बनाना था। प्रशिक्षण में संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों पर विस्तृत जानकारी दी गई। विशेष प्रांगण पुनरीक्षण 2026 की कार्यवाही, नोटिस चरण, सुनवाई प्रक्रिया और नियमावली के अनुपालन पर भी विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों को नाम जोड़ने, हटाने, संशोधन करने और शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से संचालित करने का तरीका सिखाया गया। कार्यक्रम के अंत में प्रशिक्षण की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों का मूल्यांकन भी किया गया। फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।